हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ सिंपल्स एग्जाम्पल्स लेकर के आए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस से रिलेटेड। इन एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लें। बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, आप ध्यान दें मेरी बात पर। सिंपल हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको नोट करें बच्चों। पहला एग्जाम्पल देखें जरा, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स को करने से पहले बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देख लें, तो ये एग्जाम्पल बहुत आसान और सिंपल लगेंगे आपको। पहला एग्जाम्पल नोट कीजिए आप। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में लाइट की स्पीड क्वेश्चन में गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज 6000 एंगस्ट्रॉम। गिवन दैट refractive index of glass with respect to air is 3/2 and a refractive index of water with respect to air is 4/3। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में दिया है 3/2 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है एयर के रेस्पेक्ट में 4/3। नोट कीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा है मेरे बच्चे, कैलकुलेट करना है आपको। लाइट की वेलोसिटी पहले तो निकालनी है ग्लास में, दूसरा निकालना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, थर्ड पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में लाइट की वेवलेंथ पता करवा रहा है। फोर्थ पूछ रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक। फिफ्थ बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। देखो जरा, एयर में लाइट की वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर में लाइट की वेवलेंथ दी है आपके लिए 6000 एंगस्ट्रॉम, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3/2 और वाटर का दिया है 4/3। तो एक तो पहला पूछा है ग्लास में लाइट की वेलोसिटी फर्स्ट, दूसरा पूछा है वाटर में लाइट की वेलोसिटी, थर्ड बात कर रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, फोर्थ बात कर रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, और फिफ्थ बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एक बात, ये तो सिंपल सी बात है, जानते हैं आप, जब मीडियम बदलता है तो वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों बदलते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये बात हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं बच्चों। तो देखिए जरा, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा मैं जहां तक समझता हूं। एयर में लाइट की वेलोसिटी दी है क्वेश्चन में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ दी है एयर में 6000 एंगस्ट्रॉम, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ग्लास में लाइट की स्पीड पूछी है, तो ये रिलेशन आप पढ़ चुके हैं। ग्लास में लाइट की स्पीड इक्वल टू एयर में लाइट की स्पीड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ये इससे पहले वाले वीडियो में रिलेशन बता चुके हैं बच्चों। एयर में लाइट की स्पीड कितनी है मेरे बच्चे? एयर में लाइट की स्पीड ये रखी है, ये वैल्यू हटा करके यहां रख दो। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है 3/2। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर ले जाओ, तो ग्लास में लाइट की स्पीड निकल आई कितनी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकंड क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे? वाटर में लाइट की स्पीड पूछी है उसने। वाटर में लाइट की स्पीड बराबर एयर में लाइट की स्पीड अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एयर में लाइट की स्पीड क्वेश्चन में गिवन है 3 × 10⁸। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है 4/3। 3 को ऊपर ले जाओ, 9/4 और 9 को 4 से डिवाइड कर दो। 9 को 4 से डिवाइड करोगे मेरे बच्चे, डिवाइड करके देख लेना आप, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? थर्ड पूछा है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, ये भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ग्लास में वेवलेंथ निकालनी है, एयर में वेवलेंथ क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 6000 एंगस्ट्रॉम। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, 3 से 6 को 2 टाइम्स कट जाएगा और 2 को ले जाओ ऊपर, तो रिजल्ट आ गया आपका 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक। फोर्थ क्या पूछा है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, लैम्डा W इक्वल टू एयर में वेवलेंथ अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिएगा, एयर में वेवलेंथ क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 6000, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो दिया है 4/3, तो 6000 को 4/3 से डिवाइड कर दो,
3 को ऊपर ले जाओ, ठीक है ना। 6 × 3 18/4, ठीक है ना। 18 को 4 से डिवाइड करोगे 4.5 आएगा, और अब सॉल्व कर लें, कितनी आएगी 4500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल मीडियम, क्योंकि मीडियम बदलने पर क्या बदलता है, वेलोसिटी और वेवलेंथ बदलती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी पहले एयर में निकाल लो, तो जो फ्रीक्वेंसी लाइट की एयर में होगी वही फ्रीक्वेंसी ग्लास में होगी, और वही फ्रीक्वेंसी किसमें, वाटर में होगी। तो एयर में फ्रीक्वेंसी निकालनी है मुझे, न्यू इक्वल टू एयर में वेलोसिटी अपॉन एयर में लाइट की वेवलेंथ, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी बराबर वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, तो एयर में लाइट की स्पीड और एयर में वेवलेंथ क्वेश्चन में गिवन है, तो एयर में फ्रीक्वेंसी निकल आएगी मेरे बच्चे, निकल आएगी, और ये फ्रीक्वेंसी सेम होगी किसमें, हर एक मीडियम में। क्लियर है ये बात, ये पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चे, ये पॉइंट क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट अब एग्जाम्पल नोट कीजिए, ये एग्जाम्पल नोट करो मेरे बच्चे, नोट कर लेंगे ठीक रहेगा। C इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, C लाइट की स्पीड दी है किसमें, वैक्यूम में, एंड N इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, देन फाइंड आउट द टाइम टेकन बाई लाइट टू क्रॉस ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस T, थिकनेस को T, थिकनेस की ग्लास प्लेट को क्रॉस करने में लाइट को कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है उसने। देखो जैसे मान लो ये कोई ग्लास प्लेट है बच्चों, ये वाली, लाइट को इस ग्लास प्लेट को क्रॉस करने में, मतलब लाइट को यहां से यहां तक जाने में समय पूछा है, और इस ग्लास प्लेट की थिकनेस T दी है, तो लाइट को यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने n दिया है, तो डिस्टेंस तो ये रही थिकनेस इसकी, तो डिस्टेंस की जगह पर तो मैं t लिख दूंगा। अब स्पीड चाहिए मुझे लाइट की इस मीडियम के अंदर, इस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड का फॉर्मूला होगा v इक्वल टू c अपॉन n, ये मैं पढ़ा चुका हूं। किसी मीडियम में लाइट की स्पीड बराबर होता है वैक्यूम में स्पीड अपॉन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस स्पीड की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, c अपॉन n, n को ले जाओ ऊपर, तो n इंटू t क्या चीज है, उस मीडियम की थिकनेस है, ये ध्यान रखना, अपॉन लाइट की स्पीड, ठीक है नहीं। इस ग्लास प्लेट को क्रॉस करने में इतना टाइम लगेगा। यहां पर n तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, t इस मीडियम की थिकनेस है, और c लाइट की स्पीड है वैक्यूम। क्लियर है, ये पॉइंट मैंने ये लिखा है मेरे बच्चे। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टी थिकनेस है, ग्लास में स्पीड चाहिए मुझे, v चाहिए ग्लास में, तो t तो थिकनेस हो गई, वेलोसिटी की जगह पर क्या लिखेंगे, c अपॉन n, ये तो समझ में आ गया होगा। वेलोसिटी इस ग्लास सीट के अंदर vg इक्वल टू c अपॉन n लिखेंगे, तो इसकी जगह पर c अपॉन n लिख दिया मैंने ऊपर। क्लियर है, तो कितना टाइम लगा, टाइम इक्वल टू n तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये t थिकनेस है मीडियम की, और ये c क्या है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला एग्जाम्पल देखो, ध्यान दो बच्चों। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 2 mm given that speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड and refractive index of glass sheet is 3/2। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे बच्चे, ये कोई ग्लास सीट मान लो, इसको ग्लास सीट की थिकनेस, इसकी थिकनेस को मैंने d लिख दिया बच्चों। चलो, तो लाइट को इस ग्लास सीट को क्रॉस करने में टाइम पूछा है, लाइट को यहां से यहां तक जाने में टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन इस मटेरियल में स्पीड लाइट की,
डिस्टेंस को मैं डी कह दूं, अपॉन स्पीड इसमें क्या लिखेंगे, एन बराबर सी अपॉन वी इक्वल टू सी अपॉन एन। तो आपको इसमें स्पीड v लिख दी है मैंने और v की जगह पर c अपॉन एन लिखेंगे हम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड की जगह पर c अपॉन एन, एन को ले जाओ ऊपर, तो n इंटू थिकनेस ऑफ मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास शीट का दिया हुआ है कितना, 3/2, n की जगह पर 3/2 लिखो। थिकनेस दी है ग्लास शीट की थिकनेस कितनी है, 2 mm, तो d की जगह पर 2 mm का मतलब 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸, रिजल्ट आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट आ गया नियर अब कितना आ गया, 10⁻11 सेकंड लगेंगे इस ग्लास स्लिट को क्रॉस करने में, 10⁻11 सेकंड ये लिखा हुआ है रिजल्ट। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिएगा मेरे बच्चे, ध्यान दो यहां पर, नोट कर लो क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल देखिएगा, नोट कीजिए आप इस क्वेश्चन को पहले, नोट कीजिए आप इस क्वेश्चन को पहले, ध्यान दो। लाइट रीचेज फ्रॉम द सन टू द अर्थ इन 500 सेकेंड। सन से लाइट अर्थ तक पहुंचने में टाइम बता रहा है वो कितना, 500 सेकेंड। सन से लाइट जो अर्थ तक जा रही है उसको जाने में, अर्थ तक पहुंचने में टाइम 500 सेकेंड बोल रहा है। इफ स्पेस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज फिल्ड विद वाटर, अगर सन और अर्थ के बीच की जो स्पेस है ना उसको पानी से भर दिया जाए तो क्या होगा, इन हाउ मच टाइम लाइट विल कम फ्रॉम सन टू द अर्थ। तो उस केस में सन से लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जबकि क्वेश्चन में गिवन है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे बच्चे, ये सन मान लीजिए आप इसे और ये अर्थ मान लो, अर्थ मान लो इसे। सन और अर्थ, सन से लाइट को अर्थ तक जाने में, सन से लाइट को अर्थ तक, सन से अर्थ तक की डिस्टेंस को मैं x मान लो ये डिस्टेंस x है, तो सन से अर्थ के बीच में क्या होगी, मीडियम कौन सा होगा, एयर। एयर ही तो होगी भाई सन से अर्थ के बीच में, ऊपर तो कुछ पार्ट में वैक्यूम होगा, फिर एयर होगी, तो वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड सेम मानते हैं हम c। तो लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है, तो यहां पर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फर्स्ट केस में जब सन और अर्थ के बीच में एयर है तब टाइम क्वेश्चन में गिवन है, लाइट को सन से अर्थ तक आने में समय क्वेश्चन में गिवन है ये t इज इक्वल टू डिस्टेंस x है और स्पीड कितनी है c, और ये वैल्यू t बराबर x अपॉन c की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 500 सेकेंड, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब वो ये कह रहा है कि सन और अर्थ के बीच में, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, सन और अर्थ के बीच में अगर हम यहां पर पानी भर दें, क्या भर दें, पानी भर दें, वाटर डाल दें इसके बीच में, तो लाइट को सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है क्वेश्चन में। सेकंड केस में टाइम कितना लगेगा ये पूछा है। सन और अर्थ के बीच में अगर पानी भर दिया जाए, जबकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है 4/3, तो लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने का टाइम पूछा है। तो सेकंड केस में देखिएगा, सेकंड केस में डिस्टेंस तो मेरे बच्चे वही है सेम x, तो टाइम कितना लगेगा, देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस केस में स्पीड किस में लेंगे, वाटर में, और वाटर में स्पीड कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, ये टाइम चाहिए मुझे, डिस्टेंस तो सेम है, वाटर में स्पीड निकालनी है, तो वाटर में स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, वाटर में स्पीड बराबर वैक्यूम में लाइट की स्पीड अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस VW वाटर में स्पीड चाहिए, तो वाटर में स्पीड कैसे निकालेंगे, x अपॉन वाटर में स्पीड c अपॉन NW, c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x/c इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो टाइम निकलेगा मेरे बच्चे यहां से, इस केस में x/c, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा x/c की वैल्यू दे रखी है कितनी, 500, तो इतने की जगह पर तो लिख दो 500। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्वेश्चन में गिवन है 4/3, 4/3, तो इसको डिवाइड कर लेना, टाइम निकलेगा यहां से 500 इंटू 4, 2000/3, इतने सेकंड। सॉल्व कर लोगे ना, 2000 को 3 से डिवाइड करोगे 666 पॉइंट कुछ आएगा बच्चों। नोट कर लिया, वेरी गुड, यही बात मैंने लिखी है। देखो यहां पर मान लिया आपने डिस्टेंस सन फ्रॉम टू अर्थ, फ्रॉम द सन, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ कितनी मानी है मैंने, d। तो वैक्यूम में सन से लाइट को अर्थ तक जाने में लगा समय, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो मैंने d मान ली, वैक्यूम में लाइट की स्पीड c है। ठीक है ना, तो d/c ये क्वेश्चन में गिवन है, कितना टाइम दिया है मेरे बच्चे, d/c की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 500 सेकंड। ठीक, अगर सन और अर्थ के बीच में हम पानी भर देंगे तब टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन वाटर, तो डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड इन वाटर c/nw, nw को ऊपर ले जाओ तो d/c इंटू nw। ठीक है ना, अब d/c की ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 500 सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, देन वी गेट nw इंटू टाइम, ये क्वेश्चन में दिया है ना 500, तो ये तो 4/3 और इसकी जगह 500 लिख दो, रिजल्ट डायरेक्ट निकलेगा। ये बात क्लियर है मेरे बच्चे, यहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए आप, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है बच्चों, और रॉन्ग नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। देखिएगा, नंबर ऑफ लाइट वेव इन 5 सेंटीमीटर थिक वाटर कॉलम इज सेम एज इन 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास ब्लॉक। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर थिक वाटर कॉलम में नंबर ऑफ वेव्स उतनी ही है जितनी की 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास ब्लॉक के अंदर है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन पहले नोट कीजिए आप, तभी क्वेश्चन समझ आएगा बच्चों। पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए आप, क्वेश्चन तभी समझ आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन समझ नहीं आएगा बच्चों। नंबर ऑफ लाइट वेव इन 5 सेंटीमीटर थिक वाटर कॉलम इज सेम एज इन 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास ब्लॉक। If refractive index of water is 4/3, then find out the refractive index of glass. देखिएगा मैं यहां पर बना रहा हूं मेरे बच्चे, ये कह रहा है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर थिक वाटर कॉलम, ये वाटर कॉलम मान लो, इसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, इसको आप मानो वाटर कॉलम। और इसमें नंबर ऑफ वेव उतनी है जितनी की 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास ब्लॉक में है। ये मान लो कोई ग्लास ब्लॉक है, 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास ब्लॉक, इसको ग्लास ब्लॉक मान लो। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 सेंटीमीटर थिक वाटर कॉलम में जितनी वेव है उतनी 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास ब्लॉक में है, तो नंबर ऑफ वेव सेम बता रहा है। नंबर ऑफ वेव सेम होने का मतलब समझ रहे हो, 1 वेव, 2 वेव एंड सो ऑन। जैसे ये n वेव्स हैं इसके अंदर, इसमें नंबर ऑफ वेव मान लो n है। n क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स। तो जितनी वेव इस वाटर कॉलम में 5 सेंटीमीटर थिक वाटर कॉलम में है उतनी ही वेव 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास ब्लॉक में है। 1 वेव, 2, ऐसे ही मान लो n वेव इसमें है। तो जरा गौर से ध्यान दें, यहां पर
वाटर कॉलम के अंदर एक वेव कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब वाटर कॉलम की इस वाली वेव के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस ये वाली कितनी है, लैम्डा डब्ल्यू। एक वेव जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं बच्चों। तो वाटर कॉलम में एक वेव के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, लैम्डा डब्ल्यू। नंबर ऑफ वेव कितनी है, एन। तो टोटल कितनी वेव कितनी डिस्टेंस हो गई इसमें भाई, एक वेव डिस्टेंस कवर करती है लैम्डा डब्ल्यू वाटर कॉलम में, और एन नंबर ऑफ वेव्स हैं, एन इंटू लैम्डा डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये इक्वेशन नंबर डाल दो फर्स्ट। और ग्लास ब्लॉक में एक वेव के द्वारा चली गई दूरी मान लो ये लैम्डा जी मान लो आप, ठीक है। तो एन वेव के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस कितनी होगी, एन लैम्डा जी इज इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये नंबर डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। जरा गौर से देख लो भाई, एक वेव के द्वारा ग्लास वाटर कॉलम में चली गई दूरी कितनी है, लैम्डा डब्ल्यू। अब वाटर कॉलम और ग्लास ब्लॉक में नंबर ऑफ वेव सेम है, तो इसमें एन वेव कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी, एक वेव तो लैम्डा डब्ल्यू, दो वेव 2 लैम्डा डब्ल्यू, तो एन वेव एन लैम्डा डब्ल्यू बराबर इसकी थिकनेस के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। और इसमें भी एन वेव है, इसकी एक वेव के द्वारा कवर डिस्टेंस लैम्डा जी, तो एन वेव के द्वारा कवर डिस्टेंस कितनी होंगी, तो एन लैम्डा जी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसको नंबर डाल दिया आपने इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जरा गौर से देखो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, तो एन लैम्डा डब्ल्यू अपॉन एन लैम्डा जी इज इक्वल टू 5/4। एन से एन कैंसिल, तो ये क्या आ गया, लैम्डा डब्ल्यू अपॉन लैम्डा जी इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। एक बात हम जानते हैं बच्चों, ध्यान हो तो अगर आपको, लैम्डा डब्ल्यू बराबर होता है लैम्डा इन एयर अपॉन एन डब्ल्यू, ध्यान है, और लैम्डा जी बराबर होता है लैम्डा इन एयर अपॉन एन डब्ल्यू, एन जी। ये जानते हो आप भाई, वाटर में वेवलेंथ इज इक्वल टू एयर में वेवलेंथ अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं आप। ग्लास में वेवलेंथ बराबर ग्लास एयर में वेवलेंथ अपॉन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लैम्डा डब्ल्यू अपॉन लैम्डा जी यहां से क्या आएगा, दिस अपॉन दिस करोगे तो लैम्डा ए से लैम्डा ए कट जाएगा, एन जी, तो लैम्डा डब्ल्यू इज अपॉन लैम्डा जी इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर चला जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसकी जगह पर लैम्डा डब्ल्यू अपॉन लैम्डा जी की जगह पर मैं लिख सकता हूं एन जी अपॉन एन डब्ल्यू, एन जी अपॉन एन डब्ल्यू इज इक्वल टू 5/4। अब जरा गौर से देखो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है कितना, ये रहा 4/3, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, इसकी जगह पर 4/3 लिख दो, इसको इधर ले जाओ और इस वैल्यू को यहां ले आओ, तो एन जी बराबर 5/4 इंटू एन डब्ल्यू, एन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 4/3, तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 5/4 इंटू 4/3, 4 से 4 कैंसिल, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 5/3। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है मेरे बच्चे, चलिएगा मैंने यहां सॉल्व भी कर दिया है। देखो ये रहा 5 सेंटीमीटर थिक वाटर कॉलम में मैंने नंबर ऑफ वेव्स n मान ली है, तो इतनी ही वेव किसमें होंगी, 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास ब्लॉक में। वाटर कॉलम में एक वेव के द्वारा कवर डिस्टेंस लैम्डा डब्ल्यू, और ग्लास ब्लॉक में एक वेव के द्वारा कवर डिस्टेंस लैम्डा जी है। तो जरा गौर से देखिएगा, पहले मैं वाटर की बात कर रहा हूं, लैम्डा जी वेव लेंथ, लेंथ ऑफ वन वेव मींस वेव लेंथ, देन लेंथ ऑफ एन वेव एन लैम्डा डब्ल्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। और ग्लास के अंदर लैम्डा जी क्या चीज है, लेंथ ऑफ वन वेव इन ग्लास ब्लॉक, तो एन वेव की लेंथ कितनी होगी, एन लैम्डा जी इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, तो एन से एन कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई लैम्डा डब्ल्यू अपॉन लैम्डा जी, लैम्डा डब्ल्यू अपॉन लैम्डा जी इक्वल टू 5/4। यहां तक बात क्लियर है। और वाटर में वेवलेंथ कितनी होगी, एयर में वेवलेंथ अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
ग्लास में वेवलेंथ होगी एयर में वेवलेंथ अपॉन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लैम्डा डब्ल्यू अपॉन लैम्डा जी, यहां से क्या हो जाएगा एन जी अपॉन एन डब्ल्यू, तो एन जी अपॉन एन डब्ल्यू इक्वल टू 5/4। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, वाटर का क्वेश्चन में गिवन है, तो एन जी बराबर क्या हो गया 5/4 इंटू एन डब्ल्यू को इधर ले लो। यहां तक क्लियर? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यू यहां लिख दो, तो रिजल्ट आ जाएगा 5/4 इंटू 4/3, 4 से 4 कैंसिल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकल आया 5/3। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है मेरे बच्चे, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं? अब मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन की। किसकी बात कर रहा हूं राजा बेटा? इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत सिंपल सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप बच्चों नोट करते जाइए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आप ध्यान देना मेरी बात पर। पहला इफेक्ट देखिएगा, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट इज इन अ डेंसर मीडियम seen from rarer medium, then apparent depth is less than real depth। अगर कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और उसको रेयर मीडियम से हम देखें तो उस ऑब्जेक्ट की एपरेंट डेप्थ जो होगी वो उसकी रियल डेप्थ से कम होगी। जैसे तुम देखे हो किसी बाल्टी में पानी भर लो और उसको बाहर एयर से देखो तो बाल्टी का जो बॉटम होता है ना वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है? डेंसर मीडियम में है। ऑब्जर्वर कहां है? रेयरर मीडियम में। तो ऑब्जर्वर को उस ऑब्जेक्ट की एपरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ से कम दिखाई देती है। लिख दिया है मैंने, एन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम इज सीन फ्रॉम रेयरर मीडियम, then its apparent depth is less than its real depth। यहां पर यही लिखा है मेरे बच्चे, आपने देखो मैं यहां पर अलग से फिगर बना दे रहा हूं, चलो ध्यान देना मेरी बात पर। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये रहा, ठीक है ना? मेरी बात पर ध्यान देना मेरी बात बच्चे। इस ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट है P, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी रियल डेप्थ यहां से यहां तक मैं x मान ले रहा हूं इसको, ये रियल डेप्थ है। कौन सी डेप्थ है? तो यहां से चलने वाली लाइट रेस ऐसे गई, यहां पर ले लो नॉर्मल, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, और लाइट रे जा रही है डेंसर से रेयरर में, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ऐसे जाएगी। ऑब्जर्वर यहां पर है, यहां से आप देख रहे हो तो ऐसा लगेगा, ध्यान देना मेरी बात पर, ऐसा लगेगा आपको, ध्यान देना कि ये लाइट रेस यहां पर तो ऑब्जेक्ट है, यहां पर इमेज दिखाई देगी। इस ऑब्जेक्ट को मैं O डाले दे रहा हूं और इसको I डाले दे रहा हूं, तो इसकी जो एपरेंट डेप्थ होगी ये वाली, ये एपरेंट डेप्थ बाई हो गई। तो रियल डेप्थ कितनी है? x, और दिखाई दे रहा है यहां पर I पर, तो एपरेंट डेप्थ जो है उसकी रियल डेप्थ से कम है, ठीक है ना? तो ये मीडियम कौन सा हुआ ऊपर? रेयरर मीडियम। ये कैसा मीडियम हुआ? डेंसर मीडियम। तो हम कहना ये चाहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो और उसको ऑब्जर्वर कहां पर है? रेयरर मीडियम में, तो इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की जो एपरेंट डेप्थ दिखाई देगी वो इसकी रियल डेप्थ से कम दिखाई देगी। क्लियर है? तो ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा किससे? एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि जो लाइट रेज यहां से आ रही है ना, ये वाली, इसको लगेगा कि रेज यहां से आ रही है, तो इस ऑब्जर्वर को ये जो ऑब्जेक्ट है अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो इसकी एपरेंट डेप्थ जो होगी वो रियल डेप्थ से कम दिखाई देगी।
ठीक है ना। x तो यहां पर मैंने लिख दिया है रियल डेप्थ और y लिख दिया है मेरे बच्चे एपरेंट डेप्थ, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, रेयरर मीडियम के रेस्पेक्ट में। एक ही पॉइंट बता रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, और रियल डेप्थ यहां पर कितनी है x और एपरेंट डेप्थ कितनी है y। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, तो बड़ी वाली डिस्टेंस तो ऊपर लिखते हैं और कम डिस्टेंस नीचे लिखते हैं। तो ज्यादा डिस्टेंस यहां पर कौन सी है x और कम कौन सी है y। अब ज्यादा वाली कौन सी है, रियल डेप्थ ज्यादा है और एपरेंट डेप्थ कम है। तो एक ही फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, हमेशा एक ही रिलेशन, एक ही वैल्यू याद रखना, ज्यादा वैल्यू ऊपर लिखना, कम वैल्यू नीचे लिखना। यहां पर रियल डेप्थ ज्यादा है, एपरेंट डेप्थ कम है, ज्यादा वाली वैल्यू ऊपर लिखना और कम वाली नीचे लिखना। चाहे रियल ज्यादा है तो रियल ऊपर लिखना, एपरेंट ज्यादा है तो एपरेंट को ऊपर लिखना। तो वो तो देख लेंगे ना हम फिगर में, ज्यादा वैल्यू अपॉन कम वैल्यू। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट डेंसर में है, ऑब्जर्वर रेयरर में है, तो यहां पर रियल डेप्थ ज्यादा होगी किससे, एपरेंट डेप्थ से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, यहां पर ज्यादा वैल्यू रियल डेप्थ है और कम वैल्यू एपरेंट डेप्थ है, तो x अपॉन वाई। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन n, y इक्वल टू x अपॉन n। एपरेंट डेप्थ डिपेंड करेगी किस पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसकी एपरेंट डेप्थ कम होगी और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसकी एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो जरा गौर से देखना, इधर वेवलेंथ बढ़ती है और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। लेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर इज द एपरेंट डेप्थ, ठीक। तो वेवलेंथ रेड की ज्यादा है, किससे, वायलेट से, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो अब क्योंकि वेवलेंथ वायलेट लाइट की कम है रेड लाइट से, तो वायलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ रेड से, इसलिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसके लिए एपरेंट डेप्थ ज्यादा और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसके लिए एपरेंट डेप्थ कम। सो एपरेंट डेप्थ फॉर रेड लाइट इज ग्रेटर देन वायलेट लाइट। क्लियर है ये बात, ये बात क्लियर है, ये बात लिख दी है मैंने। एपरेंट डेप्थ फॉर रेड लाइट इज ग्रेटर देन एपरेंट डेप्थ फॉर रेड लाइट, ठीक है। एक पॉइंट और लिखा है मेरे बच्चे यहां पर मैंने नोट करके, ट्रांसपेरेंसी ऑफ ए मीडियम इज डिपेंड अपॉन इट्स थिकनेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन प्रॉब्लम है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ मीडियम इज डिपेंड अपॉन थिकनेस ऑफ मीडियम इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। ट्रांसपेरेंसी केवल मीडियम की थिकनेस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। थिकनेस जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, ट्रांसपेरेंसी कम होती जाएगी, ठीक है ना। यस, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है मेरे बच्चे यहां पर। मैंने एक रिलेशन बताया है मैंने डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्या बेटा, एपरेंट और रियल में जो वैल्यू ज्यादा हो उसको ऊपर लिखना और जो वैल्यू कम हो उसे नीचे लिखना। रियल ज्यादा है तो रियल को ऊपर लिखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है क्या बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, ज्यादा वैल्यू ऊपर कम वैल्यू नीचे। रियल ज्यादा है तो रियल ऊपर लिखना और एपरेंट ज्यादा है तो एपरेंट ऊपर लिखना, ठीक है मेरे बच्चे। क्वेश्चन को इसको नोट कर लें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी बच्चों इस टाइप की, आपको देखना। ए ग्लास ब्लॉक ऑफ थिकनेस d is kept on a mark. N is the refractive index of material of glass block. What is the upliftment of the mark? What is upliftment of the mark? मतलब मार्क कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा।
क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे बच्चे, मैंने एक ही बात पढ़ाई है आपको, जैसे ये कोई ग्लास ब्लॉक है और इसकी थिकनेस डी है, और डी थिकनेस का मतलब हो गया इसकी रियल डेप्थ, और किसी मार्क के ऊपर रखा है। ए ग्लास ब्लॉक ऑफ थिकनेस डी इज केप्ट ऑन ए मार्क, और ये मार्क में ओ बनाई देगा, ठीक है ना। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल इज एन, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बता रहा है, वो एन बताया है। तो ये पूछा है व्हाट इज अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्क, तो ऑब्जर्वर ऊपर है, यहां से देख रहा है ऑब्जर्वर, तो मार्क ऑब्जर्वर को ऊपर दिखाई देगा, यहां पर है तो ऊपर और दिखाई दे रहा है ओडेस पर, तो इसका अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा है। ये तो रियल डेप्थ है, ये वाली अपलिफ्टमेंट में इसको, इस वाले अपलिफ्टमेंट को कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी हो वो, मैं इसको एक्स मान लिया बच्चों, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस कौन सी हो गई फिर, यहां से लेकर के यहां तक की ये डिस्टेंस कौन सी हो गई, अपलिफ्टमेंट मैंने एक्स मान लिया, तो ये डिस्टेंस हो गई डी माइनस एक्स, तो ये तो हो गई एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, और ये वाली वैल्यू हो गई रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, ठीक है ना। तो इस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया फिर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, ग्रेटर वैल्यू तो ऊपर लिखना और स्मॉलर वैल्यू नीचे लिखना। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, डी, रियल डेप्थ ज्यादा है, तो रियल डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ हमें निकालना क्या है, अपलिफ्टमेंट निकालना है, एक्स निकालना है, तो रियल डेप्थ कितनी है डी, एपरेंट डेप्थ कितनी है डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स, एक्स निकालना है मुझे, तो एन बराबर डी अपॉन डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स को यहां ले लो, एन को यहां ले लो, तो डी माइनस एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन एन। मुझे x निकालना है, तो x बराबर क्या हो गया, x को इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, d माइनस डी अपॉन एन, या फिर लिख लो d को कॉमन ले लो, n माइनस 1 अपॉन एन इंटू डी, ये अपलिफ्टमेंट का फॉर्मूला आ गया बच्चों। अपलिफ्टमेंट बराबर रियल वैल्यू में से माइनस कर दो d अपॉन एन, डी रियल वैल्यू को n से डिवाइड करके, तो ये अपलिफ्टमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला बना लीजिएगा, रटना नहीं है फॉर्मूला, फॉर्मूला बनाना है आपको, रटना नहीं। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, तो मैं यहां तक समझता हूं, यही मैंने बनाया है, देख लीजिएगा। इसमें रियल मार्क आपका यहां पर है, तो रियल डेप्थ तो डी हो गई, मान लो ये एक्स डिस्टेंस ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो अपलिफ्टमेंट कितना हो गया एक्स, तो एपरेंट डेप्थ कितनी हो गई, ये तो डी है, अपलिफ्टमेंट एक्स मान लिया है आपने, तो एपरेंट डेप्थ डी माइनस एक्स, और आपको निकालना क्या है, अपलिफ्टमेंट निकालना है, एक्स निकालना है इसमें से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने एक पढ़ाया है, क्या बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर ग्रेटर वैल्यू अपॉन स्मॉलर वैल्यू। ग्रेटर और स्मॉलर किसमें देखते हैं, रियल और एपरेंट में, तो यहां पर रियल डेप्थ ज्यादा है, एपरेंट डेप्थ कम है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिख दिया, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितनी है, डी है, एपरेंट डेप्थ तो ये वाली होगी डी माइनस एक्स, तो एक्स निकालना है मुझे, डी माइनस एक्स को यहां ले लिया, एन को यहां ले लिया, तो डी माइनस एक्स बराबर डी अपॉन एन, एक्स को फाइंड करना है, तो एक्स बराबर डी माइनस डी अपॉन एन, ठीक है ना। इसमें से डी कॉमन ले लो, अदरवाइज ऐसे ही रहने दो, ठीक है नहीं, अदरवाइज को एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दो। क्लियर है ये बात। चलिएगा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, जरूर से ज्यादा कम का पॉइंट लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन यहां पर ये है मेरे बच्चे, ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये वाला, इस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट ओ की जो इमेज बन रही है वो यहां पर आई पर बन रही है, यहां पर जब ये ग्लास प्लेट नहीं है, केवल लेंस है, तो लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां आई पर बना दी। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर इस लेंस और इस इमेज के बीच में एक टी थिकनेस की हम ग्लास प्लेट रख दें, कितनी मोटाई की, टी थिकनेस की,
लेंस और इस इमेज के बीच में रखी है, यहां पर लेंस के आगे रखी है मेरे बच्चे ग्लास प्लेट जिसकी मोटाई कितनी है t और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n है। तो क्वेश्चन ये है कि ये इमेज जो दिखाई दे रही है, जब ये ग्लास प्लेट नहीं थी तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज आई पर है, ग्लास प्लेट रख दी तो ये इमेज शिफ्ट हो जाएगी थोड़ी आगे, तो ये इमेज कितनी डिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा है उसने, ये शिफ्ट पूछा है इसका। एक तरह से ये जो शिफ्ट होगा ना वो अपलिफ्टमेंट के बराबर होगा। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये शिफ्ट जो होगी इमेज यहां से आगे, लेंस और इमेज के आगे, मतलब लेंस के आगे रखते हो ग्लास स्लिट को तो ये इमेज आगे शिफ्ट हो जाएगी बच्चों। अगर इस ग्लास शीट को मैं यहां रख देता तो ये इमेज जो होगी ना वो आगे शिफ्ट ना होकर के लेंस की तरफ शिफ्ट होगी बच्चों। ये बात याद रखनी होगी आपको। क्या, फिर से मैं एक बात बोल रहा हूं, क्वेश्चन ये देखो, जैसे ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से चलने वाली लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट की इमेज मान लो यहां बना रही है आई पर, ये इमेज आई पर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे बच्चे कि अगर हम, ये तो ऑब्जेक्ट है आपका यहीं पर, यहां से चलने वाली रेस जो यहां मिल रही थी इस जगह पर, अब वो ये कह रहा है कि अगर जो यहां मिल रही थी लाइट रेस ये वाली, अगर इस ग्लास प्लेट लेंस और इस इमेज आई के बीच में, लेंस और इस इमेज के बीच में यहां पर कोई टी थिकनेस की कोई ग्लास शीट रख दें जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है, तो ये इमेज कितना शिफ्ट होगी और किधर शिफ्ट होगी। लेंस और इमेज के बीच में ग्लास शीट रखते हैं तो ये इमेज आगे शिफ्ट होगी बच्चों, यहां पर शिफ्ट होगी। मान लो ये इमेज यहां बन गई, ये लाइट रेज यहां ना मिलके यहां पर मिल गई, तो यहां से यहां तक का शिफ्ट पूछा है एक्स कितना होगा। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता, देखो मेरे बच्चे ध्यान दीजिए मेरी बात पर, यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये तो ऑब्जेक्ट है बच्चों, यहां से चलने वाली रेस, ये वाली रेस यहां पर कन्वर्ज हो गई, इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये यहां बन रही। अब क्वेश्चन ये होता कि इस लेंस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में यहां पर कोई ग्लास स्लिट रख दें टी थिकनेस की और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो ये इमेज कितनी डिस्टेंस शिफ्ट होगी और किधर शिफ्ट होगी, लेंस से आगे जाएगी या लेंस की तरफ आएगी। ये एक्चुअल में जब ग्लास शीट हम लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में रखते हैं तो ये जो इमेज है पहले शिफ्ट होगी, ये आई यहां पर न बन करके यहां पर बनेगी, तो ये वाली जो रेज है, ये जो रेज है ना वो यहां पर शिफ्ट होगी, तो ये वाली ये आई डैश, तो ये शिफ्ट पूछा है उसने एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इस एक्स की वैल्यू के लिए फॉर्मूला वही अपलिफ्टमेंट वाला है, n-1/n इंटू थिकनेस इस सीट की इंटू टी। दो केस हैं, लेंस और इमेज के बीच में ग्लास स्लिट रख दें तो इमेज लेंस से दूर शिफ्ट होगी, और लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में ग्लास शीट रख दें तो जो इमेज बन रही थी ना वो लेंस की ओर शिफ्ट होगी, और कितना शिफ्ट होगी वो शिफ्ट पूछा है, एक्स की वैल्यू पूछी है, तो एक्स के लिए डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखिएगा अपलिफ्टमेंट वाला, x = n-1/n इंटू टी। ये रिलेशन आपको याद रखना होगा। अपलिफ्टमेंट वाला फॉर्मूला लिख दिया है मैंने डायरेक्ट। क्लियर है? बना लिए फिगर, बना लीजिएगा ठीक से, बना लिया मेरे बच्चे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें बच्चों इसी का, सिंपल सा। ए वैक्स मार्क at the bottom of beaker of focus is focused by a microscope. Water is poured in the beaker up to 4 centimeter height. What should be displacement of the microscope to focus the mark again, given that refractive index of water is 4/3? क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझो। ये कह रहा है मेरे बच्चे, कोई बीकर है, इस बीकर के नीचे
यहां पर कोई मार्क है, कोई मार्क, यहां पर कोई मार्क है, मार्क समझते हैं ना, चिन्ह मान लो कोई बना दिया हमने ऐसे, और इस बीकर यहां पर मार्क है कोई, और इस बीकर को किसी माइक्रोस्कोप से हम फोकस कर रहे हैं, इसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा, ये माइक्रोस्कोप है, मान लो माइक्रोस्कोप है, इस मार्क को माइक्रोस्कोप से फोकस किया है, ये कह रहा है वैक्स मार्क एट द बॉटम ऑफ ए बीकर इज फोकस्ड बाय ए माइक्रोस्कोप, इसको फोकस किया है माइक्रोस्कोप से। फोकस करने का मतलब माइक्रोस्कोप से जब हमने देख रहे हैं इस मार्क को, तो ये मार्क माइक्रोस्कोप से क्लियर दिखाई दे रहा है और मैग्नीफाइड दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, वाटर इज पोर्ड इन द बीकर अप टू 4 सेंटीमीटर हाइट, अगर हम इस बीकर में 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर दें, ये कह रहा है क्वेश्चन, कितनी सेंटीमीटर ऊंचाई तक, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर दें, 4 सेंटीमीटर हाइट तक हमने इसमें पानी भर दें, तो ये पूछ रहा है फिर पानी भरने के बाद व्हाट शुड बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप टू फोकस द मार्क अगेन। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है उसने 4/3, तो क्वेश्चन ये कह रहा है जब पानी नहीं भरा हुआ था तब इस मार्क को माइक्रोस्कोप से फोकस किया, तो मार्क फोकस माइक्रोस्कोप यहां पर एडजस्ट करना पड़ा आपको। अब वो ये कह रहा है इस बीकर में 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर दिया, तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर देंगे, तो माइक्रोस्कोप से आप ऑब्जर्व कर रहे हो इसे, तो ये ऑब्जेक्ट जब पानी नहीं था तब माइक्रोस्कोप को हमने यहां से और यहां पर एडजस्ट किया इसको फोकस करने के लिए। अब वो ये कह रहा है इस बीकर में 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर दिया, फिर से हम इस माइक्रोस्कोप से इसे देखें तो रीफोकसिंग करने के लिए इस माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना होगा। भाई पानी भर देंगे अगर हम, फिर एयर से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा मार्क, यहां पर ओ पर था, यहां पर ओ डैश पे चला गया मान जाओ, तो ये जितना अपलिफ्टमेंट इस मार्क का होगा एक्स, उतना ही रीफोकसिंग के लिए माइक्रोस्कोप को यहां से पीछे चलाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है रीफोकसिंग के लिए, मान लो पहले माइक्रोस्कोप M1 पर है, अब रीफोकसिंग के लिए यहां से शिफ्ट करना पड़ा कितना, M2 पर, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी डिस्टेंस इसको शिफ्ट करना पड़ा इस माइक्रोस्कोप को। माइक्रोस्कोप को कितना रीफोकसिंग के लिए, इस मार्क को रीफोकसिंग के लिए माइक्रोस्कोप को कितना एडजस्ट करना पड़ा, तो जितनी डिस्टेंस तक ये मार्क ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, रीफोकसिंग के लिए उतनी ही डिस्टेंस तक माइक्रोस्कोप को ऊपर चलाना होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मान लो ये एक्स डिस्टेंस ऊपर दिखाई दिया, ऊपर उठ गया, तो ये वाली डेप्थ कौन सी हो जाएगी, फिर ये वाली, ये हो जाएगी 4 - x, क्योंकि ये तो 4 है, एक्स डिस्टेंस ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, अपलिफ्टमेंट मान लो एक्स मान लिया मैंने, तो ये डिस्टेंस कौन सी होगी, एपरेंट डेप्थ, ये तो डिस्टेंस हो जाएगी रियल डेप्थ, और ये वाली डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये हो जाएगी एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ हो जाएगी ये, ठीक है ना। तो इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, ग्रेटर वैल्यू अपॉन स्मॉलर वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, रियल डेप्थ अपॉन स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितनी है 4, एपरेंट डेप्थ कितनी है 4 - x, मुझे निकालना क्या है x इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया ये n की वैल्यू 4/3 क्वेश्चन में गिवन है, तो इसकी जगह पर तो 4/3 लिख लो, इक्वल टू 4/4 - x, इस 4 से 4 कैंसिल, तो 4 - x इक्वल टू 3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 - 3 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस माइक्रोस्कोप को जितना ये मार्क ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा उतना ही डिस्टेंस माइक्रोस्कोप को ऊपर रीफोकसिंग के लिए शिफ्ट करना होगा। कितनी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लिखा है बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है ये पॉइंट, यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे, ये बात मैंने देखो यहां लिख दी है। रियल डेप्थ यहां पर 4 सेंटीमीटर है, एक्स मैंने अपलिफ्टमेंट मान लिया है, तो एपरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी 4 - x, ठीक है। पहले माइक्रोस्कोप मान लो M1 पर था, जब
बीकर खाली है, तब माइक्रोस्कोप को इस मार्क को फोकस करने के लिए माइक्रोस्कोप को एडजस्ट किया आपने M1 पर। अब पानी भर दिया 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक, तो रीफोकसिंग के लिए माइक्रोस्कोप को M1 से M2 तक चलाना पड़ा, तो उतना ही डिस्टेंस चलाना पड़ेगा जितना ये अपलिफ्टमेंट होगा। तो फॉर्मूला मैंने सीधा बताया था इसका, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, मतलब ग्रेटर वैल्यू अपॉन स्मॉलर वैल्यू। तो रियल डेप्थ कितनी है 4, एपरेंट कितनी हो जाएगी, अपलिफ्टमेंट x माना है तो एपरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी 4 माइनस x, x की वैल्यू निकल आई। क्लियर? एक छोटा सा बहुत अच्छा सा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से मैं बोल रहा हूं आपसे, आप नोट कीजिए इसे। A point P in a glass slab appears at depth 4 centimeter when seen from one side and 3 centimeter when seen from other side. Then find the thickness of glass slab given that refractive index of glass is 1.5. ग्लास स्लैब का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है। क्वेश्चन पहले नोट कर लो बच्चों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर लिया? ये कह रहा है मेरे बच्चे, ये कोई ग्लास स्लैब है मान जाओ, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट P है, एक ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, ये P जो एक्चुअल पोजीशन है इसकी मान लो P पर है और दिखाई दे रहा है यहां पर P डैश पर, और ये दिखाई दे रहा है इस साइड से, मान लो ये वाली डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर, और रियल पोजीशन इस वाले एंड से मैं x मान ले रहा हूं, ये रियल पोजीशन है। और जब दूसरा ऑब्जर्वर इधर से देख रहे हैं आप, तो ये इधर दिखाई दे रहा है P डबल डैश का, मतलब यहां से ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर दिख रहा है। मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन ने बोला है। एक तरफ से देखने पर तो ये ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पर दिख रहा है यहां से, और दूसरा व्यक्ति इधर से देख रहा है तो यही ऑब्जेक्ट इधर देख रहा है 3 सेंटीमीटर दूरी पर दिख रहा है। तो इधर से मैं रियल डेप्थ इसकी मान ले रहा हूं y। क्वेश्चन पूछा है इसकी थिकनेस x प्लस y की वैल्यू पूछी है उसने, क्या हो, जरा गौर से देखो। ये तो रियल पोजीशन है बच्चों, इधर से इस वाले ऑब्जर्वर के लिए ये एपरेंट पोजीशन है, इस वाले ऑब्जर्वर के लिए रियल पोजीशन तो y हो गई और एपरेंट पोजीशन कितनी हो गई 3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, क्योंकि रियल ज्यादा है एपरेंट कम है। तो जरा फर्स्ट इस ऑब्जर्वर के लिए लगाइए, पहले ऑब्जर्वर के लिए लगाइए ये फॉर्मूला। तो पहले ऑब्जर्वर के लिए तो रियल डेप्थ कितनी हो गई x, n बराबर x अपॉन एपरेंट कौन सी है 4। दूसरे ऑब्जर्वर के लिए रियल कौन सी हो गई y अपॉन एपरेंट कितनी हो गई 3 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है ग्लास का 1.5 का मतलब 3/2। ठीक है ना, सॉल्व करो इसे। पहले x अपॉन 4 बराबर 3/2 लिख लो, तो x अपॉन 4 बराबर 3/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना 3 इंटू 4/2, ये कितनी वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y अपॉन 3 इक्वल टू 3/2 लिख लो, तो y अपॉन 3 इक्वल टू 3/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9/2 का मतलब 4.5 सेंटीमीटर आ गई। टोटल डेप्थ पूछा है, x की वैल्यू तो ये है, y की वैल्यू ये है, इसको और इसे ऐड कर दो तो टोटल डेप्थ निकल आएगी, मींस इसकी थिकनेस निकल आएगी। 6 प्लस 4.5 दोनों ऐड कर देना, टोटल डेप्थ निकल आएगी स्लैब की। क्लियर है? ये पॉइंट मैंने देखो ये फिगर भी बना दिया है, यहां पर ये मैंने फिगर बना दिया है। रियल डेप्थ इधर से x मान लिया, इधर x डैश, इधर से मान लिया y, और ये एपरेंट डेप्थ मान लिया y डैश। तो टोटल डेप्थ कितनी हो गई इसकी थिकनेस x प्लस y। लेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द टू साइड्स आर x एंड y। एक तरफ से तो एक्चुअल डेप्थ x मान लिया है, एक तरफ से y। ठीक है ना,
while apparent depth is x dash and y dash are their apparent depth. तो n बराबर रियल डेप्थ अपॉन apparent depth, तो यहां से x बराबर n x डैश, सिमिलरली y बराबर सेम इसी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे y अपॉन y डैश, तो y बराबर क्या हो जाएगा n y डैश, टोटल थिकनेस x प्लस y, यहां से x और यहां पर y इन दोनों को ऐड कर दो, x प्लस y कर दो तो n x1 x डैश प्लस n y डैश, n कॉमन ले लो, x डैश प्लस y डैश, बात एक ही है, n की वैल्यू 1.5 दी है, x डैश की वैल्यू 4 और y डैश की वैल्यू 3, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका ये। क्लियर? एक पॉइंट छोटा सा और देखिएगा मेरे बच्चे, एक पॉइंट और देखिएगा, बहुत सिंपल सा और आसान सा टॉपिक है बच्चों, विशेष इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। ये कोई दो मटेरियल है बच्चों, एक ग्लास ब्लॉक तो ये रहा, एक मटेरियल तो ये रहा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1 है, इसकी रियल थिकनेस d1, और एक ब्लॉक ये है, ये वाला जिसकी थिकनेस रियल थिकनेस d2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, और ये दोनों ब्लॉक अलग अलग मटेरियल के लिए हैं, मटेरियल है और अलग अलग थिकनेस है, किसी मार्क P पर रखी है, ठीक है ना, ठीक है ना मेरे बच्चे। तो इस मार्क का अपलिफ्टमेंट पूछा है कितना होगा, ये x की वैल्यू क्या हो। अपलिफ्टमेंट का फॉर्मूला मैंने एक बताया था आपको, अपलिफ्टमेंट का फॉर्मूला बताया था मैंने, d माइनस डी अपॉन n, ध्यान है ना। तो यहां पर तो दो मटेरियल है बच्चों, तो अपलिफ्टमेंट के लिए फॉर्मूला इस वाले पहले के लिए लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, d1 माइनस d1 बाई n1, दूसरे के लिए लगाएंगे d2 माइनस d2 बाई n2, तो टोटल अपलिफ्टमेंट निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो, तो टोटल अपलिफ्टमेंट कितना हो जाएगा d1 माइनस d1 बाई n1 प्लस इस वाले के लिए d2 माइनस d2 अपॉन n2, तो टोटल अपलिफ्टमेंट इन दोनों को ऐड कर दो, ये रिजल्ट आएगा आपका। और एपरेंट डेप्थ निकालनी है मेरे बच्चे, तो एपरेंट डेप्थ क्या होगी, ये तो अपलिफ्टमेंट हो गया इस रिलेशन से, भाई इस रिलेशन से निकाला है मैंने, और एपरेंट डेप्थ पूछ रहा है तो टोटल डेप्थ में से इस अपलिफ्टमेंट को घटा दो, ठीक है ना। एपरेंट डेप्थ निकालेगी, टोटल डेप्थ कितनी है d1 प्लस d2, इसमें से इस अपलिफ्टमेंट को घटा दो, तो ये एपरेंट डेप्थ ये वाली निकल आएगी। एपरेंट डेप्थ बराबर टोटल डेप्थ माइनस अपलिफ्टमेंट, इस टोटल में से अपलिफ्टमेंट को घटाएंगे तो एपरेंट डेप्थ निकल आएगी ये वाली, माइनस x कर दो इसमें से, तो x की वैल्यू तो ये रही, ये वाली वैल्यू हटाओ और यहां पर लगा दो, तो रिजल्ट आ जाएगा d1 प्लस d2 माइनस माइनस ये वाला, x की वैल्यू ये रख दी मैंने, d1 प्लस d2 माइनस d1 बाई n1 प्लस d2 बाई n2, जरा ब्रैकेट तोड़ो, तो इस वाले ब्रैकेट से ये टर्म कट जाएगा, ये माइनस चला जाएगा अंदर, प्लस हो जाएगा, तो एपरेंट डेप्थ आ जाएगी d1 बाई n1 प्लस d2 बाई n2, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखे जाए बच्चों, एपरेंट डेप्थ और अपलिफ्टमेंट, ठीक है ना। मैं इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहा था बच्चों, ठीक है ना। अब पहला मैंने इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन बता दिया था, दूसरा इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन देखिएगा, क्या, ए बॉडी इन एयर विल बिकम्स इनविजिबल व्हेन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटी। कोई बॉडी, क्या बेटा क्या कहा, ए बॉडी इन एयर विल बिकम इनविजिबल, कोई बॉडी एयर में दिखाई नहीं दे रही, इसका सेंस ये है कि उस बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। कोई बॉडी उस मीडियम में दिखाई नहीं देती जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस बॉडी के बराबर हो। आपने कहा है कोई बॉडी एयर में दिखाई नहीं दे रही, तो ऐसा तभी होगा जब उस बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस एयर के बराबर हो, इस मीडियम के बराबर हो, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो इसका मतलब जो बॉडी एयर में दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब उस बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही है जितना एयर का है, ठीक, क्लियर है ये बात। मतलब कोई बॉडी उस मीडियम में दिखाई नहीं देती जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस बॉडी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर, जैसे हमने कहा हमारे पास ये 4 मीडियम है, ए बी सी और डी,
इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1.6 है, इसका 1.5 है, इसका 1.4 है और इसका 1.3 है, मान जाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहां से हमने कोई बॉडी छोड़ दी, ये कोई बॉडी है, ठीक है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, ठीक है ना। तो जब ये बॉडी इन मीडियम में होकर के इन मीडियम में होकर के पास होगी, तो क्वेश्चन हमारा यह है कि ये किस मीडियम में दिखाई नहीं देगी। ये बॉडी कौन से मीडियम में दिखाई नहीं देगी? इस वाले मीडियम में दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बॉडी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। कोई बॉडी उस मीडियम में दिखाई नहीं देती जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बॉडी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो। यही पॉइंट लिखा है यहां पर मैंने। ए बॉडी इन एयर विल बिकम इनविजिबल व्हेन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटी, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। थर्ड पॉइंट, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बॉडी becomes equal to that of the medium, then body will become invisible। अगर किसी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो तो वो बॉडी उस मीडियम में दिखाई नहीं देगी। जैसा कि मैंने यहां बनाया था, ये 4 मीडियम है, ए, बी, सी और डी। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने लिया है 1.6, बी का लिया है 1.5, सी का लिया है 1.4 और डी का लिया है 1.3। और इन तीनों मीडियम में होकर के एक बॉडी को रिलीज किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है। तो क्वेश्चन ये पूछा है इन चारों में से ये बॉडी किस मीडियम में दिखाई नहीं देगी। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बॉडी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा उस मीडियम में ये बॉडी दिखाई नहीं देगी। क्लियर है ये बात? चलिएगा बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन और बच्चों, एग्जाम्पल और, बहुत सिंपल सा, ध्यान दीजिए मेरी बात पर मेरे बच्चे। ये रहा, 2 liquids of refractive index 1.4 and 1.3 are filled to the height of 10 cm and 12 cm respectively in a container. Find the total upliftment of bottom of the container and apparent depth of container. Total upliftment of container निकल आएगा। टोटल अपलिफ्टमेंट, भाई पहले कंटेनर की डेप्थ दी है उसने कितनी, पहले लिक्विड की डेप्थ दी है कितनी 10 सेंटीमीटर, दूसरे लिक्विड की डेप्थ दी है 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। 2 मीडियम बता रहा है, देखो ये वाले 2 मीडियम बता रहे हो। ध्यान दीजिए, एक मीडियम तो ये रहा, मान जाओ, और एक मीडियम ये रहा, मान जाइए। इसकी डेप्थ दिया है उसने D1, D1 बराबर दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, और इसकी डेप्थ दी है D2, कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 दिया है 1.4, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 दिया है 1.3। किसी मार्क पर रखेंगे तो इसका सबसे पहले क्या पूछा है, ये कोई मार्क है P, और ये पहले जैसे यहां से यहां दिखाई दे रहा है, ये मार्क है P, यहां पर दिखाई दे रहा है P डैश पर। अपलिफ्टमेंट, तो ये तो अपलिफ्टमेंट हुआ। अपलिफ्टमेंट के लिए रिलेशन क्या बताया था मैंने, यहां पर अपलिफ्टमेंट के लिए रिलेशन निकला था D1 प्लस D2 माइनस D1 बाई N1 प्लस D2 बाई N2। यहां से डायरेक्ट अपलिफ्टमेंट की वैल्यू निकल आई। और एपरेंट डेप्थ पूछी है उसने, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं y मान लूं तो y के लिए रिलेशन क्या आ जाएगा, एपरेंट डेप्थ आ जाएगा D1 अपॉन N1 प्लस D2 अपॉन N2। इससे पहले जस्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं ये दोनों फॉर्मूले। क्लियर है? अपलिफ्टमेंट के लिए ये रहा रिलेशन और एपरेंट डेप्थ के लिए ये रहा रिलेशन। ये रिलेशन और ये रिलेशन तो दोनों एक है ना बच्चों, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो और मैं जहां तक समझता हूं ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका नेक्स्ट इफेक्ट मैं बताऊंगा बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को 1-2 बार इसको रिवाइज कर लें, सिंपल टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको रिवाइज कर लें बच्चों।